हेलो दोस्तों, आज हम CHSL की क्वेश्चंस में करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि CHSL की एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 4 मार्क्स की पूछते हैं, यानी 2 क्वेश्चन पूछते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलता है आपको। तो अगर CHSL में वन वर्ड सॉल्यूशन आप बनाते हैं तो 4 मार्क्स उसमें सिक्योर कर लीजिएगा। इसके बाद भी मैं आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस इन सब में हेल्प करने वाला हूं। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हर एक वर्ड के सेक्शन को टच करना है। सभी वर्ड्स आपको वीडियो देखते ही याद हो जाएगा। इसके लिए आपको माथा पच्ची करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए CHSL की जो मेन रूट वर्ड्स है, जो CHSL की जो वर्ड है, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये सारे कुछ देखने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे और हर एक एक्सरसाइज में 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे। इस तरह से अगर आप 10-15 दिन तक कंटिन्यू इसको देखते हैं तो आपका लगभग सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो 2017 से लेकर के 2021 तक पूछे गए हैं, ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें कवर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में सबसे फर्स्ट वन वर्ड सॉल्यूशन जो है वो है मोनिशन। देखिए मोनिशन क्या होता है इसको समझना जरूरी है। वर्ड ये जो बगल में लिखे हुए हैं, जो इसका एक्सप्लेनेशन लिखे हुए हैं, यानी जो बहुत सारे वर्ड्स में लिखे हुए हैं, उसके बदले एक वर्ड होना चाहिए। तो एक वर्ड आपको याद रहना चाहिए और उसका मतलब याद होना चाहिए। आप एग्जाम में अवश्य बना लेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है मोनिशन, और मोनिशन कहते किसको है? ए वार्निंग, इंपेंडिंग डेंजर। ठीक है, एक वार्निंग ऑफ इंपेंडिंग डेंजर। इसका मतलब भविष्य में होने वाले खतरा से आगाह करना ही क्या कहलाता है? मोनिशन। लेकिन ये नाउन फॉर्म में है। इंपेंडिंग का मतलब क्या होता है? भविष्य में होने ही वाला हो, उसको बोलते हैं इंपेंडिंग। तो भविष्य में होने वाले खतरा से सावधानी। ठीक है, तो अगर कोई वार्निंग दे रहा है कि भविष्य में कोई खतरा ना हो जाए तो इस वार्निंग को बोलते हैं मोनिशन। ठीक है, अब मोनिशन पाने के बाद भी कुछ लोग गलत करते ही रहते हैं तो वो खतरा में पड़ जाते हैं। तो जब भी मोनिशन मिले आपको तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है एस्थेटिक। क्या है? इसका उच्चारण भी सुनना है आपको गौर से। एस्थेटिक। तो एस्थेटिक क्या होता है? तो कंसर्न विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। देखो, कोई सुंदर है या कोई वस्तु सुंदर है तो सुंदरता के बारे में जो डिस्कशन होती है वो एस्थेटिक है, या फिर सुंदरता की जो बखान है, जो वर्णन है, एस्थेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्थेटिक कहलाता है। तो कोई भी रिटन फॉर्म में हो, चाहे बोला गया हो अगर सुंदरता के लिए, तो सुंदरता के लिए जो एक्सप्लेनेशन होता है, जो कंसर्न विद ब्यूटी यानी सुंदरता के लिए जो कुछ भी कहा जाता है वह क्या है? एस्थेटिक। तो अपनी सुंदरता का एस्थेटिक पाकर के कोई भी लेडी, कोई भी पुरुष बहुत खुश हो जाते हैं, तो किसी को एस्थेटिक देना चाहिए। नेक्स्ट है स्टांचन। स्टांचन क्या पढ़ेंगे इसको? स्टांचन। तो स्टांचन क्या होता है? एंड अपराइट बार या पोस्ट और फ्रेम फॉर्मिंग ए सपोर्ट और बैरियर। ठीक है, कह रहे हैं कि ऊपर का जो भार होता है, जो बैरियर होता है, उसको सपोर्ट देने के लिए, उसको रोकने के लिए, जैसे छत बनाते हैं तो पिलर देते हैं, ऊपर की ओर होता है ना पिलर, उसी तरह का कोई भी सपोर्ट अगर ऊपर की तरह इस तरह से अपराइट एक बार लगा हो यानी एक पिलर लगा हो, तो उस सपोर्टर को जो सपोर्ट देता है उसको बोलते हैं स्टांचन। क्या बोलते हैं? स्टांचन। तो घर बनता है तो जो पिलर से वो भी एक स्टांचन है। तो ऐसा कुछ भी हो उसको हम लोग स्टांचन बोलेंगे। तो क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम एक बार और रिवाइज करा दें। जैसे मोनिशन किसको बोलते हैं? भविष्य में होने वाली खतरा से आगाह अगर होता है तो वो है मोनिशन। उसके बाद है एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या होता है? सुंदरता का बखान, सुंदरता के बारे में कुछ कहा गया है तो वो होता है एस्थेटिक। उसके बाद है स्टांचन। क्या होता है? तो ऊपर की ओर इस तरह से लगे हुए जो बार है या पिलर है या कोई भी सपोर्ट के लिए जो सीधा ऐसे कोई खंभा है, वो सब क्या है? स्टांचन है। क्या है? स्टांचन है। चलिए उसके बाद क्या है? चौ। इसको बोलेंगे चौ। आर साइलेंट है यहाँ पर। चौ। तो चौ जो है वो इसका मतलब होता है रूटीन टास्क, स्पेशली ए हाउस होल्ड वन। जो घर में रहने वाली महिला है या पुरुष है तो उसे पूरे घर का जो रूटीन होता है ना कि अब क्या करे, उसके बाद क्या करे, तो उस रूटीन को क्या कहा जाता है? चौ। तो चौ कहा जाता है। तो ये रूटीन टास्क जो होता है दिन भर का काम करने का जो टास्क है, जो सिलसिला है, उसको ही बोलते हैं चौ। ठीक है, उसके बाद क्या है? ट्रांसेंडेंट। क्या है ये जो है ट्रांसेंडेंट है। क्या है? ट्रांसेंडेंट को देखने वाले हैं। तो इसका उच्चारण ध्यान से सुनना है आपको। ट्रांसेंडेंट इसका मतलब होता है बियॉन्ड और अबव द रेंज ऑफ नॉर्मल और फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस। देखो,
और सभी मानव जो एक्सपीरियंस करता है, जो कुछ कर सकता है, उससे हटकर अगर कोई कर रहा है तो वो है ईश्वर। और ईश्वरीय शक्ति जिसमें होता है उसको बोलते हैं नहीं, आप यू आर नॉट ए ह्यूमन, आप मानव नहीं, आप है ट्रांसेंडेंट। क्या है? ट्रांसेंडेंट, मतलब मानव से हटकर उसमें पावर हो, दैवीय पावर हो, ठीक है, ईश्वरीय पावर हो, तो वैसे व्यक्ति को बोलते हैं ट्रांसेंडेंट। ओके, तो ट्रांसेंडेंट में जो भी ईश्वर है, राम लक्ष्मण सब ट्रांसेंडेंट है, यानी वो है मानव से हटकर उनके पास पावर है। तो चलिए आगे देखते हैं। कॉन्सीवेबल, कॉन्सीवेबल, ध्यान से आपका प्रोनाउंसिएशन सुनना होगा आपको। तो इसमें प्रोनाउंसिएशन क्या है? कॉन्सीवेबल, कॉन्सीवेबल। देखिए, तो कॉन्सीवेबल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन्ड और ग्रास्प्ड मेंटली, यानी दिमागी रूप से किसी भी चीज को इमेजिन किया जा सकता है। अगर इमेजिन किया जा सकता है तो वो है कॉन्सीवेबल, इमेजिनेबल, जिसको आप इमेजिन कर सकते हैं। और जिसका इमेजिन यानी कल्पना से परे है, तो कल्पना से परे है तो वो कॉन्सीवेबल नहीं हो सकता है। जिसको आप कल्पना कर सकते हैं वही है कॉन्सीवेबल। नेक्स्ट है जनता, ध्यान रखना है इसको, जुनता नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है जनता। जनता, तो जनता का मतलब होता है ए मिलिट्री और पॉलिटिकल ग्रुप दैट रूल्स ए कंट्री आफ्टर टेकिंग पावर बाय फोर्स। देखो, अपना मतलब पावर लेने के लिए, शासन करने के लिए लड़ाई करते रहते हैं, या तो जनता पॉलिटिकल ग्रुप करते हैं, राजनीतिक दल करते हैं, या फिर कई बार क्या होता है मिलिट्री फोर्स भी करते हैं लड़ाई। ठीक है, तो जब लड़ाई करके जब जीत जाते हैं तो जीतने के बाद या तो पॉलिटिकल ग्रुप मिलके शासन करते हैं या फिर मिलिट्री शासन करता है, तो उसको बोला जाता है जनता। मतलब मिलिट्री द्वारा शासन या पॉलिटिकल ग्रुप के द्वारा किसी देश पे शासन बाय फोर्स, मतलब जनता ना भी चाह रहा है तो उसके ऊपर फोर्स कर रहे हैं, तो वो होता है जनता। आई बात समझ रहे? जनता के बिना चुनाव के जबरदस्ती वहां पे शासन करते हैं तो वही कहलाता है जनता। और खास करके कौन करता है? मिलिट्री करता है या पॉलिटिकल ग्रुप करता है। यानी प्रॉब्लम तो क्लियर हो चुका है, जनता क्या होता है। उसके बाद है एक्सपैट्रिएट, ध्यान से सुनना है, एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट क्या होता है? ए पर्सन हु लिव्स आउटसाइड हिज नेटिव कंट्री। क्लियर हो चुका होगा। एक्सपैट्रिएट वह व्यक्ति होता है जो अपने देश से बाहर जीना पड़ता है, जिसको रहना पड़ता है, वो है एक्सपैट्रिएट, यानी ए पर्सन हु लिव्स आउटसाइड हिज नेटिव कंट्री। जैसे वो भारत में जन्म लिया, इंडिया में जन्म लिया, लेकिन इंडिया में रह नहीं रहा है, वो दूसरे देश में जाके रह रहा है, तो वो वहां के लिए वो नेशनल नहीं है, वो वहां का ओरिजिनल एबोरिजिन नहीं है, वहां पर हो गया वो एक्सपेट्रिएट, मतलब बाहरी बसिंदा है वो। ठीक है, अब हिंदी में आपको ये सोचना नहीं है, सबको अंग्रेजी में ही ध्यान में रखना है। अगर इसके लिए हिंदी मिल जाए तो हिंदी आपके दिमाग में रह जाएगा और अंग्रेजी नहीं रहेगा। ये साइकोलॉजी है, जो चीज आसान होता है दिमाग उसको रख लेता है और बाकी को बाहर कर देता है। तो हमें हिंदी की कोई जरूरत नहीं है, आपको अंग्रेजी में ही याद रखना है। तो एक्सपेट्रिएट समझ गए आप, एक्सपेट्रिएट है या फिर इंडियन है। तो अगर इंडियन है तो आप इंडिया में ही जन्म लिए, अगर आप बाहर जाके रहते हैं तो आप एक्सपेट्रिएट है। ठीक है, क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है पैरोकियल। पैरोकियल, कुछ लोग गलती से, कुछ टीचर भी बोलते हैं पैरोकियल, लेकिन वो गलत है, इसका उच्चारण होगा पैरोकियल। तो पैरोकियल जो है, पैरोकियल का मतलब है हैविंग लिमिटेड और नैरो आउटलुक और स्केप। तो हैविंग लिमिटेड और नैरो आउटलुक और स्कोप, तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो कम दूरी तक, अगर आप कम दूरी तक देख पाते हैं, कम दूर के क्षेत्र को देख पाते हैं, तो जितना दूरी में आप देख पाते हैं वो एक छोटा जगह है और छोटे जगहों के लिए यूज होता है पैरोकियल। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड कहा जाए, ठीक है, ग्लोबल कहा दिया जाए तो ये पूरा विश्व की बात करेगा। ठीक है, पैरोकियल कहा दिया जाए तो कोई छोटे क्षेत्र की बात कर रहा है, तो किसी शहर के अंदर की बात है तो वो भी पैरोकियल मैटर है। और पूरे दुनिया की बात है, जैसे अभी कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 पैरोकियल तो नहीं रहा, वो शुरू में पैरोकियल था। वे चाइना के अंदर वुहान शहर से स्टार्ट हुआ तो वुहान के लिए वो पैरोकियल था, लेकिन बाद में जब पूरी दुनिया में फैल गया तो वो पैरोकियल नहीं कहलाया, वो कहलाया ग्लोबल, पूरी दुनिया में छा गया। तो पैरोकियल और ग्लोबल दोनों क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद है फेलिसिटस। 10 नंबर में देखिए क्या है, फेलिसिटस। फेलिसिटस क्या होता है? वेल चूजन और सुटेड टू द सर्कमस्टांसेस। किसी परिस्थिति में भी आप अच्छे चुनाव करते हैं, कोई भी चीज का चुनाव बेहतर ढंग से करते हैं, तो वो क्या है? फेलिसिटस। अगर आप अपने लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं और परफेक्ट नौकरी जो आप चाहते हैं वही नौकरी आपको मिल गई, तो आपको क्या मिल गया? दिस इज माई फेलिसिटस। दिस इज माई फेलिसिटस का मतलब ये मेरा चॉइस है। ओके, तो अपने चॉइस का परफेक्ट सिलेक्शन क्या कहलाता है? फेलिसिटस। नेक्स्ट क्या है? आइडलिक। इसको क्या बोलना है? आइडलिक। आइडलिक, तो आइडलिक क्या होता है? एक्सट्रीमली हैप्पी, पीसफुल एंड पिक्चरेस्क। ठीक है, तो कह रहा है कि बहुत खुश और शांतिपूर्ण और आनंद में अगर कोई व्यक्ति हो,
तो उसको बोलते हैं आइडलिक। ही इज आइडलिक, उसको कोई गम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बहुत ही खुशी में रहता है। तो खास करके आइडलिक कौन होता है? जो बच्चे होते हैं उनको कोई टेंशन नहीं होता है, वे होते हैं आइडलिक। तो आइडलिक मतलब बहुत खुश, यानी कोई भी चिंता फिक्र नहीं हो, आनंद में हो, खुशी में हो, शांति में हो। चलिए उसके बाद है टिमिड। तो टिमिड का क्या मतलब होता है? शोइंग ए लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस। जब किसी के प्रति कॉन्फिडेंस खो जाता है या फिर हेजिटेशन बढ़ जाता है, कम मतलब बोलने में हेजिटेशन होने लगती है, साहस खत्म होने लगता है, तो बोलते हैं वो टिमिड है, मतलब डरपोक है। तो टिमिड भी याद रखना है आपको। एक बार मैं पूरा रिवीजन करा देता हूं। एक नंबर पे मोनिशन। मोनिशन का मतलब क्या होता है? भविष्य में होने वाले खतरा से सावधानी, आगाह, ठीक है, इसको मोनिशन बोलते हैं। एस्थेटिक किसको बोलते हैं? जब किसी सुंदरता की बखान किया गया हो तो सुंदरता के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो सब एस्थेटिक है, ठीक है। उसके बाद है स्टांचन। स्टांचन क्या होता है? स्टांचन का मतलब होता है सीधे तौर पे खड़े, कोई भी पिलर या कोई भी सपोर्ट जो ऊपर वाले भार को सहने के लिए तैयार हो, उसको बोलते हैं स्टांचन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है चौर मतलब क्या होता है? चौ का मतलब होता है कि दिन भर में जो काम आपको करना है, रूटीन है आपका, जो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, तो वो रूटीन को एक और वर्ड में बोलते हैं चौ। उसके बाद है ट्रांसेंडेंट। किसको बोलते हैं? जो ट्रांसेंडेंट मतलब कि जो नॉर्मल या फिजिकल ह्यूमन, यानी जो सामान्य मानव कर सकता है उससे कहीं ज्यादा, कहीं अलग कर सकता है। वो ऐसे हाथ खोलते ही अगर आग जल गया, ठीक है, कोई जादू या कोई चमत्कार कर देता हो कोई व्यक्ति, तो वो क्या है? ईश्वर के समान है, वो ईश्वरीय है, ईश्वरीय गुण है उसके अंदर, तो उसको आप बोल सकते हैं कि वो ट्रांसेंडेंट है। ओके। उसके बाद कंसीवेबल क्या है? जिसको कल्पना किया जा सकता है, जिसको सोचा समझा जा सकता है, उसको बोलते हैं कंसीवेबल। जो कल्पना से परे है वो कंसीवेबल नहीं है, वो क्या कह सकते हैं उसको? जिसका कल्पना ही संभव नहीं है, अकल्पनीय है, ठीक है। उसके बाद क्या है? जनता। जनता क्या होता है? कि एक मिलिट्री या पॉलिटिकल ग्रुप जो जबरदस्ती किसी जगह पर शासन करता है, जबरदस्ती कब्जा में ले लिया है और उस पर शासन करता है, तो वो शासन कहलाता है जनता। उसके बाद एक्सपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट क्या होता है? कि एक पर्सन जो अपना देश छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाकर के रह रहा है, तो वहां का वो ओरिजिनल बासिंदा तो है नहीं, तो उसको वहां पर क्या बोलते हैं? एक्सपेट्रिएट। क्लियर हो चुका है? इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है और इसको नोट कर लेना है, ठीक है, नोट करते चलना है। और मैं सलाह दूंगा कि नोट करते समय इधर के भाग को अलग लिखना है और इधर के भाग को अलग लिखना है, ताकि आप प्रैक्टिस करते समय अपने दिमाग पर रिमाइंड करते समय आप इस तरह के जो है, एक जैसे वन में है मोनिशन, एस्थेटिक, स्टांचन, चौर, ट्रांसेंडेंट, इस तरह से आपको पढ़ना और आपको इसका अर्थ बताना है खुद ब खुद, ठीक है। अगर बगल में आप इसका ये जो है सेंटेंसेस लिखेंगे तो फिर क्या होगा? आप बगल से देख लेंगे तो आपका दिमाग रिमाइंड नहीं कर पाएगा, तो परीक्षा के लिए, आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन करना चाहते हैं, ये एग्जाम के लिए ट्रेंड हो जाए और ये जो भी पढ़े वो याद हो, तो उसके लिए आपको इसको अलग लिखना होगा, जहां पर बगल में ये सेंटेंसेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे लिख करके आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये क्लियर हो चुका है? मैं रिवाइज करा रहा था ना, तो जनता तक समझ गए। जो अपना क्या कह रहा है कि जनता क्या होता है? कि जो पॉलिटिकल ग्रुप होते हैं या फिर मिलिट्री फोर्स होते हैं जो जबरदस्ती किसी क्षेत्र में शासन करते हैं, तो वो शासन कहलाता है जनता। उसके बाद क्या होता है? एक्सपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट का मतलब क्या होता है? जो अपने देश छोड़कर बाहर रहता है, दूसरे देश में रहता है, वो एक्सपेट्रिएट है। उसके बाद है पैरोकियल। पैरोकियल मतलब एक नैरो क्षेत्र, एक छोटे जगह, ठीक है, एक संकीर्ण जगह, जहां तक आपको दिखाई देता है बस उतना ही, तो वो क्या कहलाता है? पैरोकियल यानी क्षेत्रीय। और फेलिसिटस है। फेलिसिटस का मतलब क्या होता है? कि आपने जो चाहा था, आप जो पसंद करते थे उसका चुनाव आपने कर लिया, तो वो चुनाव क्या है? फेलिसिटस, मतलब मन मुताबिक चुनाव, फेलिसिटस कहलाता है। उसके बाद है आइडलिक। आइडलिक का मतलब होता है बहुत प्रसन्न, यानी चिंता मुक्त, यानी बिल्कुल पीसफुल, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो, कोई चिंता ना हो, तो वैसे व्यक्ति को बोलते हैं आइडलिक, ठीक है। उसके बाद है टिमिड। टिमिड मतलब जो डरपोक, जो बोलने में डरता है, जिसके पास कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है, तो वो है आइडलिक, सॉरी वो है टिमिड। क्या है? वो टिमिड है। तो चलिए इतना वर्ड्स और उसके बदले जो सेंटेंसेस है वे सब आप क्लियर कर चुके हैं। हम आपको ले चलते हैं 13 में। तो 13 में यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है डेलिक्वेस। क्या पढ़ेंगे? डेलिक्वेस। तो डेलिक्वेस मतलब बिकम लिक्विड और टाइपिकली ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन। देखो, तो डिकम्पोजिशन होता है जब कोई भी वस्तु सड़ता है, तो वो सड़ के क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है, तो वे कहलाता है डेलिक्वेस वगैरह। मतलब डेलिक्वेस वगैरह मतलब सड़ के वो पानी के रूप में आ रहा है, ठीक है, पानी के रूप में वो चेंज हो रहा है, तो
उसको बोलते हैं डेलिक्वेस। क्या हो रहा है? डेलिक्वेस। उसके बाद है इलोजिस। इलोजिस मतलब होता है प्रेस हाईली इन स्पीच और राइटिंग। लिखकर हो या फिर भाषण के द्वारा हो, अगर किसी की प्रशंसा कर रहे हैं जोरदार रूप से, तो वे प्रशंसा इलोजिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इलोजिस। तो आपकी भी इलोजिस हो, आप अपने इलोजिस को पाकर कितना खुश होंगे। यदि आपको भी इलोजिस दिया जाए तो इलोजिस का मतलब होता है प्रशंसा, यानी बोल करके या फिर लिखित रूप में। चलिए उसके बाद क्या है? स्टैचुएस्क। स्टैचुएस्क क्या पढ़ना है? स्टैचुएस्क पढ़ना है। तो इसका जो अर्थ है वो है एन अट्रैक्टिवली टॉल, ग्रेसफुल एंड डिग्निफाइड वुमेन। वाह, कह रहा है कि खूबसूरत, लंबी, अट्रैक्टिवली मतलब इतनी लंबी हो जो बहुत अट्रैक्ट करते हो, ग्रेसफुल हो, बहुत खूबसूरत हो, विनम्र हो, डिग्निफाइड हो। डिग्निफाइड मतलब कि वो बहुत प्रतिष्ठित हो महिला, तो वैसी महिला को बोलते हैं स्टैचुएस्क। क्या बोलते हैं? स्टैचुएस्क। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट है रिपेट्रिएशन। रिपेट्रिएशन का मतलब क्या होता है? द रिटर्न ऑफ समवन टू हिज ओन कंट्री। अब अपने देश में अगर कोई वापस आ गया तो वे वापसी को बोलते हैं रिपेट्रिएशन। मतलब कभी क्या होता है कि दूसरे देश में अगर अपने देश वाले लोगों को दिक्कत होने लगती है तो सरकार रिपेट्रिएशन करवाती है। रिपेट्रिएशन मतलब वापसी, यानी देश वापसी। ठीक है, अभी आप पढ़े थे कि दूसरे देश में, अपना देश छोड़ के अगर दूसरे देश में रह रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं भाई? तो उसको बोलते हैं एक्सपेट्रिएट। क्या बोलते हैं? एक्सपेट्रिएट। लेकिन जब वो वापसी करेगा ना तो उसके वापसी को क्या बोलेंगे? उसके वापसी को बोलते हैं रिपेट्रिएशन। क्या बोलते हैं? रिपेट्रिएशन। एनी प्रॉब्लम? फिर उसके बाद है यहां पर है वैंगवर्ड। वैंगवर्ड का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल लीडिंग द वे इन न्यू डेवलपमेंट्स और आइडियाज। ठीक है, अब क्या होता है कि एक दिमाग काम करता है तो बहुत कम सोचता है, लेकिन अगर आप 50 दिमाग एक साथ काम कराएंगे किसी भी क्षेत्र में, मैथमेटिक्स की दुनिया में हो, चाहे साइंस की दुनिया में हो, चाहे टेक्नोलॉजी की दुनिया में हो, ठीक है, तो वहां पर 50 दिमाग काम करेगा तो बड़ी तेजी से विकास होगा। तो यहां पर क्या कह रहा है? वैंगवर्ड। तो वैंगवर्ड का मतलब अकेले दिमाग नहीं लगाना है, ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब लोगों का एक ग्रुप जो नए नए आइडियाज खोजते हैं, नए नए तरीके खोजते हैं और डेवलपमेंट्स खोजते हैं, नए नए आइडियाज खोज करके। तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं? वैंगवर्ड। यानी डेवलप करने के लिए जो ग्रुप बनाया गया है, डेवलपमेंट ग्रुप, उस ग्रुप को बोलते हैं वैंगवर्ड। तो वैंगवर्ड क्लियर हो गया। नेक्स्ट है ट्रैकुलेंट। ध्यान से सुनिएगा, ट्रैकुलेंट। तो ट्रैकुलेंट जो है, इसको ट्रूकुलेंट ऐसा कुछ नहीं बोलना है आपको, बोलना क्या है? ट्रैकुलेंट। 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 ट्रैकुलेंट क्या होता है? ईगर और क्विक टू आर्ग्यू और फाइट एग्रेसिवली और डिफेंड। ठीक है, तो यहां पर जो है कह रहा है कि ईगर और क्विक टू आर्ग्यू मतलब तर्क वितर्क करने के लिए, मार करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, एग्रेसिव होने के लिए, मतलब पूरा एग्रेसिव हो जाता है लड़ने के लिए, तो तुरंत तैयार हो जाता है। तो उसके पास क्या है? ट्रैकुलेंट है। तो ट्रैकुलेंट की वजह से वो बहुत जल्दी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो जिस व्यक्ति के अंदर ट्रैकुलेंट है, यानी जो व्यक्ति ट्रैकुलेंट है, ट्रैकुलेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है, और ट्रैकुलेंट का मतलब होता है लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए हमेशा तैयार रहने वाला, उसको बोलते हैं ट्रैकुलेंट। तो आपको ट्रैकुलेंट पर्सन बनना चाहिए या नहीं? जी नहीं, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तो ट्रैकुलेंट हमें नहीं बनना है। उसके बाद है सप्लिकेट। सप्लिकेट का मतलब होता है आस्क और बेग फॉर समथिंग अर्नेस्टली और हम्बले। किसी को बहुत इच्छा से, आपको बहुत तीव्र इच्छा हो रहे हो कि किसी चीज से, कोई भी चीज के बारे में पूछे। ठीक है, अगर कोई मिलिट्री का जवान है, वो घर आया है, तो आप उसके बारे में पूरा इच्छा जाहिर करते हैं कि वहाँ कैसे रहते हैं आप लोग, कैसे लड़ते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो वो जो तीव्र इच्छा है, ठीक है, जो तीव्र इच्छा है और उसको पूछने का जो आप ये करते हैं, उस वर्ब को बोलते हैं सप्लिकेट। मतलब तीव्र इच्छा जाहिर करना, किसी चीज के बारे में जानने के लिए तीव्र इच्छा जाहिर करना और उसे पूछना भी। तो सप्लिकेट करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। अगर सप्लिकेट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। उसके बाद है नेक्स्ट है इंसराइन। क्या पढ़ना है? इंसराइन। इंसराइन मतलब होता है प्रिजर्व ए राइट ट्रेडिशन idea in form that ensures it will be protected and respected। ठीक है, क्या कह रहा है कि प्रिजर्व ए राइट मतलब अधिकार को बचा के रखना, ट्रेडिशन अपने परंपरा को बचा के रखना, आइडिया अपना जो आपका आइडिया है, आइडिया इन फॉर्म दैट इंश्योर्स इट दैट विल बी प्रोटेक्टेड एंड
रिस्पेक्टिव। तो ठीक है, तो अपने अधिकार को, अपने ट्रेडिशन यानी परंपरा को, अपने आइडिया को, ठीक है, इस रूप में निश्चित कर लेना कि हमारा जो आइडिया है और राइट है और ट्रेडिशन है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, बचाया जाएगा और रिस्पेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो उसके जो मतलब बचाने की जो क्रिया है वो क्रिया क्या कहलाता है? इंसराइन। तो इंसराइन करते हैं कुछ लोग अपने जो ट्रेडिशन है, अपने जो परंपरा है, अपने आइडिया है, उस सबको बचाना चाहते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? इंसराइन कर रहे हैं, मतलब अपने ट्रेडिशन को, अपने अधिकार को बचाते हैं। तो ये वर्ब फॉर्म में इंसराइन करना मतलब अपने ट्रेडिशन, अपने परंपरा को बचाना। उसके बाद है इम्बेड। देखो इम्बेड क्या होता है? बेड मतलब तो बिछावन होता है, जो बिछा हुआ उसी में इम लग गया, इम मतलब होता है में। इम्बेड का मतलब जो बिछा हुआ उसके अंदर नए बहुत सारे चीजों को जड़ देना। जैसे साड़ियों के ऊपर मोतियों को जड़ देते हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं? मोती को इम्बेड कर रहे हैं। इम्बेड करना का मतलब कि उसको एकदम सीधे से लगा देना, काफी मात्रा में आप उसको लगा देते हैं। तो क्या कर रहा है? फिक्स एन ऑब्जेक्ट फर्मली एंड डीपली इन सराउंडिंग मास। सराउंडिंग मास मतलब घिरे हुए जो भी क्षेत्र है उस सब में वो चीज बैठा देते हैं। जैसे टाइल्स लगा दिए, ठीक है, कपड़े में मोती लगा रहे हैं, तो ये सब क्या कर रहे हैं? आप इम्बेड कर रहे हैं। ठीक है, इम्बेड करना मतलब सतह के साथ फिक्स कर देना। चलिए नेक्स्ट क्या है? एंटिसिपेट। क्या है? एंटिसिपेट का मतलब होता है लुक फॉरवर्ड टू। एंटिसिपेट का मतलब होता है लुक फॉरवर्ड टू का मतलब आशा करना कि ऐसा होने वाला है, आशा करना या फिर भविष्यवाणी करना कि ऐसा हो जाए। ठीक है, तो भविष्यवाणी करना, आशा करना, भविष्य की चिंता करना क्या कहलाता है? एंटिसिपेट। एनी प्रॉब्लम? भविष्य में आपको नौकरी मिलेगी, पहले ही आपने एंटिसिपेट किया कि मैं नौकरी लेके रहूंगा, ये मेरा एंटिसिपेशन है। ठीक है, तो एंटिसिपेट करना मतलब भविष्य की चिंता करना या भविष्य में होने वाली चीजों को पहले ही बताना। ठीक है, उसके बाद है हफी। हफी का मतलब एनॉयड और इरिटेटेड एंड क्विक टू टेक ऑफेंस एट पेटी थिंग्स। पेटी थिंग्स का मतलब होता है जिसका कोई वैल्यू ही नहीं हो। बच्चे क्या होता है, कई बार छोटे छोटे चीजें जिसका कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यूलेस चीज है, उसके ऊपर वो नाराज हो जाते हैं, नहीं मुझे वो लेना है। ठीक है, तो वो नाराज हो जाते हैं, फिर इरिटेट होने लगते हैं, नहीं मुझे वो चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, और उसके लिए वो ऑफेंस भी करते हैं, मारपीट करते हैं, चिल्लाते हैं। ठीक है, तो वैसे चीजों को लेने के लिए जो उसको नाराजगी होती है वो हफी है। तो किसी को हफी नहीं होना चाहिए, मतलब छोटे छोटे चीजों के लिए नाराज नहीं होना चाहिए। तो बच्चे ज्यादातर हफी हो जाते हैं। उसके बाद है पीटर। पीटर का मतलब होता है डिक्रीज और फेड ग्रेजुअली बिफोर कमिंग टू एन एंड। क्या कह रहा है कि अब अंत होने वाला हो तो उसका जो मतलब चमक है उसके ऊपर वो मुरझाने लगता है। जैसे कोई वृद्ध आदमी हो गया, अब 100 साल पूरा हो चुका है, अब वो क्या जिएगा ज्यादा, तो उसका जो उसके चेहरे के ऊपर जो चमक है, जो उसका स्किन में जो खिंचाव है, यानी जो टेंशन है स्किन का, वो सब लूज होने लगता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं पीटर। क्या बोलते हैं? पीटर। मतलब डिक्रीज या फेड। फेड मतलब मुरझाना, ग्रेजुअली धीरे धीरे मुरझाने लगता है। बिफोर कमिंग टू एन एंड यानी मरने से पहले, समाप्त होने से पहले धीरे धीरे उसका पावर कमने लगता है, तो उसको बोलते हैं पीटर। पीटर होना। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गया। अब जैसे एक फूल को ही तोड़ लो तो वो फूल अभी और भी रहता है, लेकिन वो तोड़ लेने के बाद क्या होता है, वो पहले ही पीटर होने लगता है, मुरझाने लगता है। क्लियर हो चुका है। उसके बाद है स्लोबर। स्लोबर का मतलब होता है हैव सलीवा। ठीक है, सलीवा, हैव सलीवा ड्रिपिंग कॉपियसली फ्रॉम द माउथ। देखो मैं एक कुत्ता से उदाहरण देता हूँ कि कुत्ते का जो सलीवा होता है, लार जो होता है, वो ड्रिप करता है, टपकते रहता है, कॉपियसली फ्रॉम द माउथ, अपने आप जीभ से टपकते रहता है। ठीक है, तो उसी वैसे टपकने वाले जो सलीवा है, टपकता हुआ सलीवा, वो क्या कहलाता है? स्लोबर। तो कुत्तों में ज्यादा स्लोबर देखा गया है कि उसका जो सलीवा, उसका जो लार है वो टपकते रहता है, क्योंकि वो जीभ निकाल करके हाँफता है। ठीक है, तो उसका लार अपने आप टपकता है, तो डेट इज कॉल्ड स्लोबर। तो क्लियर हो चुका होगा ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो कोशिश करना है कि वीडियो देख करके आपको याद करना है, न कि लिख लेना है कहीं पे। अगर लिख लेते हिंदी मीनिंग लिख लेंगे तो हिंदी याद रहेगा, अंग्रेजी भूल जाएंगे, और एग्जाम में हिंदी नहीं पूछा जाता है, अंग्रेजी में पूछा जाएगा, कहीं भी हिंदी नहीं दी जाएगी। तो आप अपना समझिए, अगर आप हिंदी लिख लेते तो आपको याद नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को बार बार देखिए और याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, क्वालिफाई आपको करना है, नौकरी आपको करनी है, तो पढ़ना भी आपको ही होगा दोस्तों। तो हम इसी बात के बाद, इसी कड़ी के बाद मैं आपसे लेता हूं विदा, लेकिन जाऊंगा कहीं नहीं। आपको कंप्लीटली सीएचएसएल की तैयारी करानी है। अगर आपको एग्जाम देना है तो भी पढ़िए, और एग्जाम की तैयारी करनी है तो भी पढ़िए। सीएचएसएल की पूरी तैयारी कीजिए। कंटिन्यू मैं वीडियो डालने वाला हूं, देखते रहेंगे दोस्तों। मैं आपसे लेता हूं विदा, फिर मिलूंगा एक्सरसाइज 2 में
तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।